सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मॉनसून सत्र में संसद से पारित किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 3 ऐतिहासिक विधेयक बने कानून। 5 जून को जारी अध्यादेश की ली जगह। देश में किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर फसल बेच सकेंगे किसान। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 पर भी राष्ट्रपति की मुहर। कृषि क्षेत्र, किसान और गांव की समृद्धि से मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया कृषि क्षेत्र में नए सुधारों से कैसे बदलेगी किसानों की जिंदगी। कहानी कहने की कला को प्रचारित प्रसारित करने की भी अपील। भारत डेनमार्क वर्चुअल शिखर वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर करेंगे चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा डेनमार्क। बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर भी होंगे हस्ताक्षर। कोरोना वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना। WHO प्रमुख ने कहा संसाधनों के आदान प्रदान से ही कोरोना महामारी को दी जा सकती है मात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी की कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के प्रयासों की तारीफ। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 50 लाख के पार। स्वस्थ होने की दर 82% से ज्यादा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या अधिक। भारत का वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मरीजों के ठीक होने का दर्जा बरकरार। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते मॉनसून सत्र में संसद से पारित किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 3 ऐतिहासिक विधेयकों को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही तीनों विधेयक कानून बन गए हैं और 5 जून को ये जारी अध्यादेश की इन्होंने जगह ले ली है। जिन विधेयकों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है उनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। अलावा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता कानून 2020 में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है। नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति APMC मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। ये मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। इससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी। इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। कृषि क्षेत्र, किसान और गांव की समृद्धि से आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। मन की बात कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी समझाया कि कृषि क्षेत्र में नए सुधारों से बदलेगी किसानों की जिंदगी कैसे बदलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयासों में कृषि क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभा रहा है। साथ ही कहानी कहने की कला को प्रचारित प्रसारित करने की उन्होंने अपील भी की।
जो जमीन से जितना जुड़ा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसानों के योगदान की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कई प्रगतिशील किसानों की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का कृषि क्षेत्र, किसान और हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए कृषि सुधारों से किसानों का फायदा होगा। उन्हें जहां ज्यादा कीमत मिलेगी, अपनी फसल वहीं बेच सकेंगे। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने वालों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कहानी कहने यानी किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है और इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियों को कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। प्रधानमंत्री ने किस्सा गोई करने वालों को आजादी से लेकर अब तक की घटनाओं को कहानियों में गढ़ने का सुझाव दिया। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख और राजमाता विजयराजे सिंधिया के योगदान को याद किया। आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचने के लिए देशवासियों से मास्क के बिना बाहर नहीं जाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की सलाह दोहराई। प्रधानमंत्री ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र पर चलने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद एक नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल किया गया है। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान संसद ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को पारित किया था। गजट अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को 26 सितंबर को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ आज वर्चुअल बैठक करेंगे। इस मौके पर भारत और डेनमार्क के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता होगी। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक राजनीतिक दिशा मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस मौके पर बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक एमओयू पर दस्तखत होंगे। इस दौरान डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी जुड़ेगा। बैठक से दोनों नेताओं को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के व्यापक फ्रेमवर्क की समीक्षा करने और आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कोरोना संकट के बीच किसी भी वैश्विक नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। अब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और श्रीलंका के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। उत्तरी यूरोप में डेनमार्क एक प्रमुख देश है जिसके साथ पिछले कुछ वर्षों में भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार हुआ है। भारत और डेनमार्क के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 30.49% बढ़ गया है। 2016 में 2.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में लगभग 200 डेनिश कंपनियों ने निवेश किया है, जबकि डेनमार्क में 25 भारतीय कंपनियां आईटी, अक्षय ऊर्जा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव और भारत के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू होने पर कहा है कि इस पहल से न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा बल्कि दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया में दी है, जिसमें उन्होंने सीधी कार्गो पोत सेवा के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया था। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने ट्वीट करके कहा कि माले के कुदुफशी बंदरगाह और दक्षिण भारत के बीच पहला कार्गो पोत रवाना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फेरी सेवा से भारत और मालदीव की दोस्ती और भी मजबूत होगी और दोनों देशों में समृद्धि आएगी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति सोलिह निश्चित तौर पर खुशी का दिन है। भारत और मालदीव के बीच सीधी फेरी सेवा का हमारा सपना सच हुआ है। कोई संदेह नहीं कि इससे हमारे द्विपक्षीय व्यापार और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत और मालदीव की दोस्ती और प्रगाढ़ होगी। 21 सितंबर को दोनों देशों के बीच सीधी कार्गो पोत सेवा शुरू की गई थी। भारतीय नौसेना जापान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका आज अंतिम दिन है। उत्तरी अरब सागर में दोनों देशों की नौसेनाओं ने 3 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की है। शनिवार को पहले दिन कई तरह की मिलिट्री ड्रिल्स को अंजाम दिया गया। भारत और जापान के बीच 9 सितंबर को ऐतिहासिक समझौता होने के बाद ये पहला साझा युद्धाभ्यास है। दोनों देशों की सेनाएं अब ईंधन, मरम्मत और अन्य जरूरतों के लिए एक दूसरे की सहायता ले सकती हैं। इसी हफ्ते भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिन की मेगा एक्सरसाइज की थी। भारत जापान समुद्री अभ्यास का चौथा संस्करण हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव के बीच हो रहा है। जिमेक्स नाम की सीरीज समुद्र सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए जनवरी 2012 में शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के संबूरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने तलाश अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की ओर से शुरू की गई गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका मकसद पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के बगैर भारत अधूरा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति बेजोड़ है और वहां के लोगों ने इसे संरक्षित किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की बेजोड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र में विकास का ढांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में यह दुनिया में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। भारत में पिछले 9 दिनों की अवधि के दौरान लगातार कई दिनों से नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी की संख्या अधिक रही है और स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या में तेज बढ़ोतरी होती जा रही है। औसतन एक दिन की रिकवरी 90,000 से अधिक रही है। इसी के साथ स्वस्थ हो चुके रोगियों की कुल संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। रिकवरी दर वर्तमान में 82.46% है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 92,043 रोगी ठीक हुए हैं और ठीक होने वाले नए रोगियों की संख्या में 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 76% है। महाराष्ट्र सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। रिकवरी की इस उच्च दर के कारण विश्व में भारत की अग्रणी स्थिति बरकरार है, क्योंकि देश में स्वस्थ हो चुके रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। स्वस्थ हो चुके मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतराल लगभग 40 लाख है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 2025 तक जन स्वास्थ्य पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2.5% तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य पर उच्च स्तरीय समूह ने कहा है कि मौजूदा महामारी को देखते हुए अगले 5 साल के दौरान स्वास्थ्य देखभाल के खर्च में अहम वृद्धि की जानी चाहिए। कोरोना वैक्सीन उत्पादन और आपूर्ति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने ट्वीट करके एकजुटता की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर अपनी ताकतों और संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही कोविड-19 महामारी को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की टीका उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ाई में पूरी मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भारत की तारीफ की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के इलाज के लिए कारगर वैक्सीन को विकसित करने के भरोसेमंद उम्मीदवार के तौर पर भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस वैक्सीन के करोड़ों डोज बनाने की तैयारी कर रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकसित करने के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रयासों का उल्लेख करते हुए ऐलान किया कि अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो इसकी पहुंच दुनिया के सभी देशों तक होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संपूर्ण खुशहाली के लिए फिटनेस और पौष्टिक आहार शीर्षक से लेख लिखा है। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि भारत और विश्व के दूसरे देश भी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान कि लोग प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा अपनी फिटनेस पर ध्यान दें प्रासंगिक है और अनिवार्य भी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने लेख में लिखा है कि सही फिटनेस पद्धति को जीवन में नियमित रूप से अपनाने से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में समग्र खुशहाली आ सकती है। संतुलित आहार के साथ साथ फिटनेस हमें रोगों से मुक्त रखने के लिए जरूरी है। समय की मांग है कि हम स्वस्थ और फिट रहें। ये न सिर्फ हमें बीमारी से बचाएगी बल्कि हमें अपने काम कर सकने के काबिल भी बनाए रखेगी। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि हम सब जानते ही हैं कि आराम तलब जीवन शैली ही देश में बढ़ती हुई असंक्रामक व्याधियों का मूल कारण है। किसी भी प्रकार का व्यायाम जैसे एक ही स्थान पर खड़े होकर जॉग करना, भागना, तेज चलना, एरोबिक्स या शरीर को तानना, खींचना, इनमें से कोई भी फिट रहने के लिए हमारी जीवनचर्या का भाग हो सकता है। हमने विश्व को योग का उपहार दिया है, हमें स्वयं भी योग का लाभ उठाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का सुझाव है कि एक बार हालात सामान्य हो जाएं तो खेल कूद के साथ योगाभ्यास और ध्यान को भी स्कूल कॉलेजों की रोज की दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। रोजमर्रा में फिटनेस को शामिल करने के साथ ही ये भी जरूरी है कि हमारा आहार पौष्टिक और संतुलित हो। शहरीकरण और आधुनिक जीवन पद्धति ने लोगों की भोजन शैली में भी व्यापक बदलाव किए हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने आहार पर ध्यान दें, भोजन पद्धति को सुधारें। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि पीढ़ियों से हमारे पूर्वज हर मौसम और क्षेत्र के हिसाब से भोजन में स्वास्थ्यकारी मसालों और अन्य सामग्री का उपयोग करते रहे हैं। इस महामारी का एक लाभ ये भी रहा है कि लोग घर के बने जैविक ताजे गर्म खाने का महत्व जानने लगे हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने जो आहार प्रणाली बनाई थी वो क्षेत्र, जलवायु और ऋतुओं पर आधारित थी और ध्यान रखें कि उनकी बनाई हुई ये आहार प्रणाली समय की कसौटी पर भी खरी उतरी है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से अपील की है कि जंक फूड को छोड़कर पुराने आजमाए घर के ही बने भोजन को अपनाएं। नियमित व्यायाम, योग, अल्प आहार लेना, पौष्टिक आहार लेना, अपने काम खुद करना, सत्कर्म करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, नित्य प्रार्थना करना, ये सभी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए सहायक होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति, संपदा है। हर दिन कुछ समय फिटनेस पर लगाएं, इससे हमें निश्चित ही लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ धान की खरीद के लिए पहली किस्त के रूप में 19,444 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समय पर उठाए गए इस कदम से राज्य एजेंसियों को तुरंत खरीद अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी। एनसीडीसी केंद्रीय कृषि मंत्रालय का सर्वोच्च वित्त पोषण संगठन है। बयान के मुताबिक छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपए मिले हैं, हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपए और तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एनसीडीसी के प्रबंधन निदेशक संदीप नायक के मुताबिक
निगम ऐतिहासिक कृषि कानूनों के मद्देनजर किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए राज्य को अधिक सहायता देने को तैयार है ताकि एमएसपी परिचालन सुचारू रूप से चले। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 300 कंपनियां भेजने का फैसला लिया है। इसके अलावा जल्द ही आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ियों को भी भेजा जाएगा। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोटिंग, दूसरे चरण में 3 नवंबर को, जबकि तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। मतगणना 10 नवंबर को होगी। कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव के चलते आयोग ने कई बदलाव किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का रविवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार जोधपुर में पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। जसवंत सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 25 जून को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका गंभीर मस्तिष्क क्षति और सेप्सिस का उपचार चल रहा था। जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री के रूप में काम किया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वो 4 बार लोकसभा के लिए और 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, विशिष्ट सांसद, प्रतिभाशाली नेता और बुद्धिजीवी जसवंत सिंह की मृत्यु से उन्हें दुख पहुंचा है। जसवंत सिंह ने अनेक कठिन भूमिकाएं सरलता और सहजता के साथ अदा की। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जसवंत सिंह एक महान नेता थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर काम करते हुए राष्ट्र को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जसवंत सिंह ने कर्मठतापूर्वक राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में लंबे समय तक राजनीतिज्ञ के रूप में काम किया। आज भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की 4थी वर्षगांठ है। 2016 में 27-28 सितंबर की रात पाकिस्तान के नापाक हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें पीओके में स्थित आतंकवादी अड्डों को तबाह करते हुए 38 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। ये कार्रवाई 18 सितंबर को कश्मीर के उरी में सेना के ठिकानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के जवाब में हुई थी, जिसमें 19 सैनिक मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम की चर्चा की। चार साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत मां के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए, भारत माता का गौरव बढ़ाया। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था। महज 14 साल की उम्र से भगत सिंह पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उन्हें 1927 में सैंडर्स हत्या और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का मुख्य अभियुक्त माना गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के त्याग और देश प्रेम को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया
जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पोस्ट लिखकर आजादी के मतवालों को याद किया है। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बार प्रीति लता वादेदार के साहस और बलिदान को याद किया है। चिटगांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी प्रीति लता वादेदार को उनके माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी थी। उनके सामने एक सुनहरा भविष्य था, लेकिन उन्होंने इसे मातृभूमि की वेदी पर समर्पित कर दिया। अपने छात्र जीवन में ही वो क्रांतिकारी दलों की अन्य महिलाओं और नवयुवतियों के संपर्क में आई। बाद में जब वो उच्चतर शिक्षा के लिए कलकत्ता के बैथुन कॉलेज गईं, तो वहां वो मास्टर दा सूर्य सेन से प्रभावित हुई। उन्होंने मास्टर दा के क्रांतिकारी दल में शामिल होने की कोशिश भी की। शुरुआत में तो मास्टर दा उन्हें दल में शामिल करने से झिझके, लेकिन बाद में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रीति लता के आक्रोश को देखते हुए उन्हें दल में शामिल करने के लिए राजी हो गए। उन्हें शुरुआती काम ही जोखिम भरा दिया गया। कलकत्ता की गुप्त फैक्ट्री से बम बनाने की सामग्री लानी थी। उन्होंने महिलाओं की बैठकें आयोजित करना शुरू किया, जिसमें बंगाल के अन्य गुप्त क्रांतिकारी दलों की महिलाएं शामिल होती। बाद में उन्होंने जेल में बंद क्रांतिकारियों से उनके रिश्तेदार के रूप में मिलना और उनसे जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। हर जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया। 1930 में जब सूर्य सेन ने चिटगांव के शस्त्रागार पर हमला बोला, तब भी प्रीति लता वादेदार और उनके दल के साथियों ने उनमें सक्रिय भूमिका निभाई। उस घटना के बाद वो और उनका दल अंग्रेजों के निशाने पर आ गया। छापे मारे गए, उनके कई साथी गिरफ्तार भी हुए। प्रीति लता अपने कुछ साथियों से बच निकलने में कामयाब रहीं और 1932 में चिटगांव के पहाड़ तले यूरोपीय क्लब पर हमले की योजना बनाई। उन्होंने कुछ समर्पित साथी क्रांतिकारियों को चुना और उन्हें सशस्त्र विद्रोह का प्रशिक्षण देना शुरू किया। 23 सितंबर 1932 की उस रात को उन्होंने अपने उन क्रांतिकारी साथियों के साथ अंग्रेजों के नस्लवादी घमंड को तोड़ने के लिए उस क्लब पर साहसी हमला किया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दुर्भाग्य से गोली उनके पैर पर आ लगी और शीघ्र ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अपनी गिरफ्तारी निश्चित देखते हुए उन्होंने जेब से साइनाइड का कैप्सूल निकाला और खा लिया। वो स्वाधीनता के लिए लड़ी और आजाद ही मरी। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रीति लता वादेदार और उन जैसी कितनी ही वीरांगनाओं ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपनी अपनी तरह से संघर्ष किया, अपने सर्वस्व की आहुति दे दी। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि उनका यशस्वी शौर्य और बलिदान तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में फिल्म संगीत की महानतम विभूतियों में से एक लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में एक कलावंत परिवार के घर जन्मी लता मंगेशकर 1942 से पार्श्व गायन कर रही हैं। समूचे भारतीय उपमहाद्वीप और भारतवंशियों की वैश्विक बिरादरी तक अपने मधुमेह गायन के लिए पहचानी जाने वाली लता मंगेशकर को सुर साम्राज्ञी का सम्मान प्राप्त है। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से अलंकृत तो किया ही गया, वो भारत रत्न भी हैं। राज्यसभा की पूर्व सदस्य लता मंगेशकर के जन्मदिन पर राज्यसभा टीवी पर आज दिन भर विशेष आयोजन देखे जा सकते हैं, जिनमें आप उनके गायन के उन विभिन्न कालखंडों की झलक देख सकेंगे जिनमें लता मंगेशकर ने अलग अलग अभिनेत्रियों के लिए पार्श्व गायन किया और कालजयी गीत सामने आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।